सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। इसको हमने थोड़ा सा जाना भी जब हमने टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ा, तो उसमें हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात की, उसमें एक आध एग्जाम्पल भी लिए हमने उस टाइप के। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल वर्ड क्यों आया? ये अकेला ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसका लाइट के साथ कोई रिलेशनशिप है, लाइट के साथ ये इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या है, कैसे है, कब कब होता है, कब नहीं होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद जो आज हम करेंगे कवर, वो ये कि कितने कायरल सेंटर होंगे तो कितने आइसोमर्स बनेंगे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके अलावा हम आज पढ़ेंगे इनैंशियोमर्स किसे कहते हैं, डायस्टीरियोमर्स किसे कहते हैं, रेसिनिक मिक्सचर क्या होता है, मीसोफॉर्म्स क्या होते हैं। दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस वन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पीछे दिख रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं पोलैरिमीटर। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इधर से सनलाइट एंट्री करने का होता है और इधर से इसमें यहाँ पे पोलराइड फिट होता है। पोलराइड आप आजकल तो आपने सुना होगा, पोलराइड चश्मे आते हैं, पोलराइड चश्मे आते हैं ना, पोलराइड लगा होता है लेयर, जिससे कि कहते हैं चमक ज़्यादा नहीं पड़ती है। ठीक है, पोलराइड ग्लासेस आने लगे हैं, तो वही पोलराइड इसमें लगा होता है। पोलराइड का काम क्या है, ऑर्डिनरी लाइट को कन्वर्ट करना किसमें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑर्डिनरी लाइट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब कोई लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो इधर आई पीस से जब हम देखते हैं, इसको रोटेट करने का सिस्टम होता है। तो जब ये इस तरफ होगा तो आपको सन लाइट आती हुई नहीं दिखेगी, डार्क दिखेगा, और जब ये इस तरफ होगा तो आपको ब्राइट दिखेगा, ऐसा लगेगा सामने लाइट है। आप लोग देख भी सकते हैं, तो इस तरफ एक तरफ जो है लाइट दिखती है, एक तरफ लाइट दिखना बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये अभी इस सिचुएशन पे बंद है, इस सिचुएशन पे आ जा रही है, तो इसका मतलब है कि लाइट के जो रेडिएशंस हैं वो कुछ खास प्लेन में ही पास हो रहे हैं, बाकी प्लेन्स के रेडिएशंस जो हैं पास नहीं हो पा रहे। ठीक है, इस तरह की लाइट को बोलते हैं आप क्या, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, राइट। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ इंटरेक्ट करता है कौन, ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता हो। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ वो क्या करता है कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को के प्लेन को कुछ डिग्री से रोटेट करता है। तो अब इसमें कैसे पता करेंगे, क्या करते हैं हम, यहाँ पे रहता है इसमें ये सैंपल चैम्बर, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये है सैंपल चैम्बर। यहाँ पे एक सैंपल ट्यूब के अंदर हम सैंपल रख देते हैं, किसी कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा ये चेक करने के लिए हमने सैंपल का सोल्यूशन बनाया, घोल के उसको सैंपल ट्यूब में फिट किया और यहाँ डाल के बंद कर दिया। उससे पहले हमने ये देख लिया था कि इस डिग्री पे हमारी लाइट दिख रही थी, इतने एंगल पे, यहाँ पे एंगल भी नोट हो रहा है इसको घुमा के। ठीक है, हम ऐसी जगह सेट कर लेते हैं जहाँ आगे से लाइट विजिबल हो। अब जैसे आप कंपाउंड लगाएंगे और वो अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता होगा तो वो लाइट उस पॉइंट पे दिखना बंद हो जाएगी। अब इसको उसको देखने के लिए इसको थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा, जितना रोटेट करना पड़ रहा है वो क्या है उसका, ऑप्टिकल रोटेशन। पहले जिस एंगल पे लाइट आ रही थी, अब उस एंगल पे लाइट नहीं आएगी, वो थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाएगा। वो किसने किया होगा चेंज, आपके कंपाउंड ने। ऐसे कंपाउंड ने जो कि ऑप्टिकली एक्टिव था, ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट कर देते हैं, दोज आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या कहलाते हैं? और जो भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आई थिंक इसकी हेल्प से मुझे समझा पाना आसान हुआ।
और इसको आप कभी करके भी देख सकते हैं। हमारी लैब में रहता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, या आप ला सकते हैं घर से सिट्रिक एसिड। नींबू में होता है, नींबू का रस पानी में घोल के इसमें रखेंगे, वो चीज होगी जो मैं कह रहा था, क्योंकि सिट्रिक एसिड इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, टार्टरिक एसिड इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। या मैं ये कहूं, अगर बिना सोचे ही कह दूं कि नेचर में जितने भी कंपाउंड होते हैं, नेचर में जितने भी कंपाउंड होते हैं, दे आर 99.9% ऑप्टिकली एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल बताऊं, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में होगा ना, कम हो जाए तो भी गड़बड़, ज्यादा हो जाए है ना, ऑप्टिकली एक्टिव। अमीनो एसिड किसमें, प्रोटीन में होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉडी के अंदर हैं, ये जान लीजिए वो क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो आप समझिए कि नेचर को समझना है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझना कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जो बात बताई उसको थोड़ा सा पिक्चोरियली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑर्डिनरी लाइट। अगर हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट है तो उसके जो वाइब्रेशन के प्लेन्स होंगे ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में होंगे। लाइट इज फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग। फ्रीक्वेंसी का मतलब है उसके वाइब्रेशंस होंगे, तो उसके जो वाइब्रेशंस होंगे वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में होते हैं। लेकिन अगर इसको किसी पोलराइज्ड प्रिज्म या निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो इट बिकम्स, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, जिसको बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मींस वी हैव ओनली द वाइब्रेशन ऑफ दैट लाइट इन वन सिंगल प्लेन। एक ही प्लेन में उसके वाइब्रेशन बचते हैं, बाकी प्लेन में वाइब्रेशन नहीं रहते। ठीक है, तो ये निकोल प्रिज्म या पोलराइड हो गया आपका। पोलराइड के थ्रू पास होने के बाद अब जब इसको किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल से पास किया अगर, तो ये जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है ये सर्टेन डिग्री या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, जिसको कि हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा। ये पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब थोड़ा सा रोटेट हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी बहुत सिंपल है, मैं इसको ज़्यादा शुरुआत करना जरूरी था, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, ये शायद आपको पहले से भी पता रहा होगा ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन अब हमें समझना है ऑप्टिकल एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, थोड़ा ये समझ लेते हैं। एक तो सैंपल की कंसंट्रेशन बदलने पे ऑप्टिकल रोटेशन बदलेगा, अल्फा की वैल्यू बदलेगी। सैंपल को ज़्यादा करोगे या कम करोगे तो अल्फा बढ़ेगा या घटेगा। ठीक, दूसरा टेम्परेचर, पहला क्या कंसंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा वेवलेंथ ऑफ द लाइट यू आर यूजिंग। 3 फैक्टर है। ठीक है, 3 फैक्टर के साथ ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू चेंज होती है। अब मैंने कहा मेरे पास सिट्रिक एसिड है। ठीक है, सिट्रिक एसिड का ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा टेम्परेचर के साथ भी घटेगा बढ़ेगा, वेवलेंथ के साथ भी घटेगा बढ़ेगा, कंसंट्रेशन के साथ भी घटेगा बढ़ेगा। अब मैं इन तीनों को अगर मैं फिक्स कर दूं, इन तीनों को क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, तो उसकी वैल्यू जो फिक्स पे आई होगी वही रहेगी। उस तरह के ऑप्टिकल रोटेशन को बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन किसी भी कंपाउंड का क्या होता है, फिक्स रहता है। अल्फा लैम्डा टी कहते हैं इसको, अल्फा लैम्डा टी मींस लैम्डा इज फिक्स्ड, टेम्परेचर इज फिक्स्ड एंड कंसंट्रेशन विल बी मोलर। क्या होगी कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन मींस 1 मोल पर लीटर। अगर आपने कंसंट्रेशन फिक्स कर दी, ठीक है, वेवलेंथ फिक्स कर दी, टेम्परेचर फिक्स कर दिया, उस सिचुएशन में आपने जो ऑप्टिकल रोटेशन कैलकुलेट किया है, ठीक उसी सिचुएशन में हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अल्फा लैम्डा टी इक्वल होता है अल्फा अपॉन
कंसंट्रेशन अल्फा अपॉन कंसंट्रेशन, मतलब कि आपने मोलर नहीं भी लिया, आपने कुछ भी कंसंट्रेशन ले लिया, जैसे डबल मोलर ले लिया तो अल्फा डबल आएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 2 मोलर ले लिया तो अल्फा डबल होगा, डिवाइड बाई 2 होगा तो मोलर हो जाएगा, होगा नहीं होगा? तो अल्फा डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन आपने क्या कर दी, फिक्स। तो ये इस पे कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन, व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन एट फिक्स्ड वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट इज कॉल्ड specific rotation of the compound and it has a fixed value for a given compound. अब इसका यूज क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन का यूज मैं बता देता हूँ। क्या है, आपके पास सिट्रिक एसिड है, ठीक है, अब आपको पता करना है कि वो प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है। अब आपको प्योर सिट्रिक एसिड का स्पेसिफिक रोटेशन कहीं से पता कर लेना है कि प्योर सिट्रिक एसिड का स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है। आपको पता चल की वैल्यू इतनी होती है। अब आपने क्या किया, पोलरीमीटर लिया, सॉल्यूशन बनाया, डाला, स्पेसिफिक रोटेशन पता किया, अगर उतना ही है मीन्स प्योर है, गड़बड़ है, कम ज्यादा है तो मीन्स कुछ घपला है। तो स्पेसिफिक रोटेशन, द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल। किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल की प्योरिटी को टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका, पोलरीमीटर में क्योंकि ज़्यादा तामझाम है नहीं, आपने डाला, ऑप्टिकल रोटेशन पता किया, यू विल हैव द रिजल्ट, ठीक है, कि प्योर है या इम्प्योर, समझ में आया? तो दिस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ द सैंपल। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है ऑप्टिकल एक्टिविटी, समझ में आया? ऑप्टिकल एक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल जो पता की गई थी वो अमोनियम टार्ट्रेट में पता चली थी। किसमें? अमोनियम टार्ट्रेट। अमोनियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड मैंने कहा ना, टार्ट्रिक एसिड का ही अमोनियम सॉल्ट। क्या हुआ, अमोनियम टार्ट्रेट के क्रिस्टल्स प्रिपेयर किए तो 2 अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स बने, दिखने में भी अलग थे, वो उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो डिफरेंट दिख रही थी, ठीक है, एक अलग टाइप का बन रहा था, दूसरा अलग। तो जो बना रहे थे उनने सोचा क्यों ना इनको अलग अलग टेस्ट किया जाए, अलग अलग क्या किया जाए, टेस्ट किया जाए। तो उनने देख देख के, जैसे अलग दिखने में, जो अलग दिखने में इधर रखा, जो अलग दिखने में 2 अलग अलग रखे ना, तो दोनों को जब पोलरीमीटर में टेस्ट किया गया तो कमाल की बात क्या हुई, एक जितना क्लॉकवाइज रोटेट करता था दूसरा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज थे, एक ही कंपाउंड एक ही था। उससे पहले ये बिल्कुल पता नहीं था कि कंपाउंड्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो सकता है, कि एक R होगा तो दूसरा S होगा, एक क्लॉकवाइज रोटेशन वाला होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और एक ही जैसे कंपाउंड होंगे, आपका केमिकली और वैसे बिल्कुल अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करके डिस्कवरी होती है किसकी, एक बहुत बड़े, पूरी केमिस्ट्री की पूरी एक सब्जेक्ट है ये, बहुत बड़ा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस क्या होंगी कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो, कंडीशंस टू शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये देखिए, किसी मॉलिक्यूल में कब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है और कब नहीं हो सकता, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंडीशंस, conditions for a compound to show optical isomerism। थोड़ा मैं जानना चाहूंगा, आप लोगों को थोड़ा तो पता होगा, पता है किसी को? सिंपली समझाता हूं, हाथ देख पा रहे ना? इसमें कोई सिमेट्री है क्या हाथ में? सिमेट्री आप समझते हैं? हाँ, समानता। इधर जैसा हिस्सा है ऐसा कुछ इधर है नहीं है, जैसा आगे है वैसा पीछे है नहीं है, आगे अलग है, पीछे अलग है, दाएं अलग है, बाएं अलग है। तो ऐसे तरह की चीजों को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक। क्या बोलते हैं?
और एसिमेट्रिक कोई भी चीज होगी ना, उसकी मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगी। कोई भी चीज अगर एसिमेट्रिक है तो उसकी मिरर इमेज जो होगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। जैसे यहां पे मैं एक मिरर लगा दूं ऐसे, तो ये मिरर में हाथ कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना, बिल्कुल ऐसा दिखेगा कि अंगूठा आपको इधर दिखेगा और ये तर्जनी उधर दिखेगी। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यानी ये दाएं और बाएं हाथ एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज। क्या है? मिरर इमेज। अब ये मिरर इमेज क्या है? सुपर इम्पोज हो पा रही है? मतलब एज सच एक दूसरे के ऊपर बैठ जाना, वो क्या होता है? सुपर इम्पोज। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो सुपर इम्पोज हो गया, क्या हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसकी मिरर इमेज देखोगे तो ऐसा दिखेगा, इसको शीशे में देखोगे ना तो हथेली इस तरफ दिखेगी, यहां शीशा लगाओगे तो शीशे में ठीक ऐसा दिखेगा। कैसा? आपको जैसा दिख रहा है, नहीं मुझे जैसा दिख रहा है। मुझे मेरे हाथ की रेखाएं मुझे दिख रही है ना, तो इसकी रेखाएं ठीक दिखेंगी नहीं दिखेंगी शीशे में, और इसको आप सुपर इम्पोज मान सकते हो, लेकिन है नहीं। सुपर इम्पोज तब होता है जब ऐसे होता ही। क्यों नहीं है? क्योंकि ठीक वैसी स्थिति नहीं है जैसी इसकी है। इसकी ये रेखाएं आगे हैं और इसकी रेखाएं पीछे हैं। आगे पीछे का भी ध्यान देना है ना। आपने मैच तो कर दिया, अंगूठे से अंगूठा मैच किया, लेकिन अंगूठे से अंगूठा मैच ऐसे ही करना था कि ये रेखाएं आगे रहें, तब करके दिखा दो, नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इफ अ मॉलिक्यूल फॉर्म्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इट विल ऑलवेज बी ऑप्टिकली एक्टिव। पहली चीज, जैसे ये हथेली है, इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है क्योंकि ये क्या है? एसिमेट्रिक है। क्या है? एंड ऑल एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जितने भी एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमेशा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ही बनाएंगे। तो बात निकल के क्या आई? एसिमेट्री निकल के आई। क्या निकल के आती है? एसिमेट्री। तो पहली चीज एसिमेट्री, ठीक है, और दूसरी चीज क्या आई? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर किसी मॉलिक्यूल की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रही है तो वो ऑप्टिकली आइसोमरिज्म दिखाएगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म उसमें होगा। और दूसरा एसिमेट्री, अगर मैं अभी एसिमेट्री पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा डिटेल्ड है, ठीक है। अब एसिमेट्री का क्या खेल है? एसिमेट्रिक का खेल है मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक सेंटर अगर होगा, क्या होगा? एसिमेट्रिक सेंटर। आपने सुना होगा कायरल कार्बन, सुना है? कायरल कार्बन के अलावा 12th में बात ही नहीं होती है, केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक बात होती है जिसे बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, अगर आपको कहा गया हो कि मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है, ठीक है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ये सच तो है लेकिन अधूरा सच है। कई बार सच भी क्या होते हैं? पूरे नहीं होते हैं ना, सच अधूरे भी होते हैं। तो सच है कि कायरल कार्बन होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि कायरल कार्बन ही होगा तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। मॉलिक्यूल्स कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विदाउट कायरल कार्बन। तो हम कंडीशन में ये नहीं लिख सकते ना कायरल कार्बन वाली बात, तो हम क्या लिखते हैं? एसिमेट्रिक सेंटर लिखते हैं, या दूसरा एक और वर्ड यूज करते हैं इसके बदले, कायरल सेंटर। यानी एसिमेट्रिक सेंटर और कायरल सेंटर एक ही बात है, लेकिन ये कायरल कार्बन तो नहीं है एग्जैक्टली। कायरल कार्बन कैन बी एसिमेट्रिक सेंटर, बट एसिमेट्रिक सेंटर इज नॉट ऑलवेज कायरल कार्बन, इट इज समथिंग एल्स ऑल्सो। अब आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। कायरल सेंटर कहें तो किसी भी मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या मस्ट है? एसिमेट्रिक सेंटर और कायरल सेंटर विद इन द मॉलिक्यूल। अब ये क्या क्या होता है? ये होता है, तीन चीजें हो सकती हैं।
पहला कायरल कार्बन, दूसरा कायरल प्लेन, एंड तीसरा कायरल सेंटर ना कायरल एक्सिस, कायरल एक्सिस, कायरल कार्बन, ठीक है, कायरल प्लेन एंड कायरल एक्सिस, ठीक है। इन तीन कंडीशंस में मॉलिक्यूल्स हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो कायरल कार्बन क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। कायरल कार्बन को ही कायरल सेंटर भी कई बार कह दिया जाता है खाली, ठीक है। तो कायरल कार्बन क्या है, कार्बन हैविंग ए बी सी डी। कार्बन कभी भी कार्बन 4 वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड से सेटिस्फाई कर रहा हूं, पहली कंडीशन। कार्बन के चारों, जैसे ऐसा हो कि C डबल बॉन्ड O H H, ये कभी भी कायरल नहीं हो सकता, क्योंकि एटलीस्ट 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए किससे, सिग्मा बॉन्ड से। 4 चीजें होनी चाहिए, इसमें कितनी है, 3 ही है। इट कैन नेवर बी कायरल। हाँ, ये प्रो कायरल हो सकता है। प्रो कायरल मतलब जब इसमें एडिशन हो जाए, ये बन जाए OH और यहाँ आ जाए कुछ और, तो इसके बाद कायरल में ये डेवलप हो सकता है रिएक्शन के बाद, इसलिए इसको प्रो कायरल कह देते हैं, लेकिन ये कायरल नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए, कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट, इट इज कॉल्ड कायरल कार्बन, ठीक है। अब कायरल कार्बन और कायरोजेनिक सेंटर, ज्यादा कायरोजेनिक सेंटर दोनों वर्ड्स में शुरुआत में जब टेक्स्ट बने तब ज्यादातर कायरल कार्बन ही यूज किया जाता था टेक्स्ट में, लेकिन आजकल कायरल कार्बन की जगह क्या यूज करते हैं, कायरोजेनिक सेंटर। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल बताता हूं मैं, my dear student, this is tartaric acid. This is what? Tartaric acid. Tartaric acid क्या है, इसके ये डिफरेंट ग्रुप, ये डिफरेंट ग्रुप, ये डिफरेंट ग्रुप और नीचे का ग्रुप पूरा डिफरेंट। तो ये वाला कार्बन क्या है, कायरल। कायरल कार्बन को जनरली हमारी टेक्स्ट में स्टार से शो किया जाता है, स्टार बना रहता है उसमें, ठीक। ऐसे ही ये भी क्या है, कायरल। तो इट कंटेन्स 2 कायरल कार्बन एटम्स, इट कंटेन्स 2 कायरल कार्बन, ठीक है। लेकिन अगर इसी में हम थोड़ा ये देख लें, वही कंपाउंड है, थोड़ा सा चेंज किया है, और कायरल कार्बन भी कितने हैं, 2, ठीक है, ठीक है। अब इसको देखिए और इसको देखिए, थोड़ा सा अंतर आपको लग रहा होगा कि इसमें जो है, अगर यहां से इसको 2 हिस्से करें तो एक जैसे हिस्से बनेंगे क्या, 2 नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि इधर OH है तो इधर H है, इधर H है तो इधर, लेकिन अगर इसके 2 हिस्से करें तो इसके बन जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ बनेंगे। तो ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है, दिस कंपाउंड डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए कायरल होना ही जरूरी नहीं है, कायरल तो यहाँ भी है ना, कायरल होने के साथ एसिमेट्रिक होना भी जरूरी है, क्योंकि ये अब क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया, कायरल हो और सिमेट्रिक हो जाए तो ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कायरोजेनिक सेंटर। कायरोजेनिक सेंटर इज अ सेंटर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द एसिमेट्री, वो सेंटर है जो एसिमेट्री के लिए रिस्पांसिबल है। कायरल कार्बन भी हो सकता है और कायरल कार्बन नहीं भी हो सकता, समझ में आई बात। तो अब यहां देखिए, ये कंपाउंड, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन तो है, कायरल कार्बन तो है, लेकिन सिमेट्रिक प्लेन आने की वजह से एक्टिविटी खत्म हुई है, उसको स्पेशल नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है मीजोफॉर्म। क्वेश्चन आता है ये कई बार, मीजो, ठीक। ये या तो प्लस टार्टरिक एसिड होगा या माइनस टार्टरिक। प्लस कब होगा, जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, माइनस कब होगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके 2 भाई होंगे, एक ये, एक इसकी मिरर इमेज।
ये अगर प्लस होगा तो मिरर इमेज माइनस होगा, तो दिस विल बी प्लस टार्ट्रिक एसिड, तो इसका दूसरा जो पेयर होगा वो क्या होगा, माइनस टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो माइनस वाला मैं बना देता हूँ पेयर इसका, इधर बनाता हूँ, या इधर नहीं दिखेगा, यहाँ किसकी मिरर इमेज में नीचे बना दो बेटा, नीचे बना देता हूँ, COOH H and COOH. This is minus tartaric acid. बेटा अब एक चीज और बता देता हूं मैं, यहाँ पुराने टेक्स्ट अगर देखोगे तो पुरानी किताबों में आपको यहाँ डी टार्टरिक एसिड लिखा दिखेगा, यहाँ L, स्मॉल डी याद रखिएगा, स्मॉल डी क्या मिलेगा, स्मॉल डी एंड स्मॉल L। वो यही दिखाता है कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। डी का, स्मॉल डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल का मतलब होता है लीवो रोटेटरी, राइट। लेकिन न्यू टेक्स्ट में थोड़े एडवांसमेंट एक्सपेक्ट किए गए, डी को रिप्लेस कर दिया गया प्लस से और एल को रिप्लेस कर दिया माइनस से, क्योंकि जो डीएल नॉमेनक्लेचर है कार्बोहाइड्रेट में यूज होता है। कार्बोहाइड्रेट में डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज वो कैपिटल होता है, लेकिन बच्चे गलती करते हैं, यहाँ वहाँ भी स्मॉल लिखाते हैं, यहाँ भी कैपिटल लिख देते हैं। तो एक कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस माइनस यूज करना शुरू किया, और डीएल खाली कार्बोहाइड्रेट के लिए, वो भी कैपिटल डी, और कैपिटल डी ग्लूकोज लिखा है ना, तो उसका मतलब कभी भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं होगा। अगर प्लस डी ग्लूकोज लिखा है तब होगा, तो प्लस डी ग्लूकोज अलग होता है, माइनस डी ग्लूकोज अलग होता है। ठीक है, डी ग्लूकोज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। तो वो वाला डी जो है कैपिटल डी, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डी कितना बोल दिया, तो कैपिटल डी अलग चीज है और स्मॉल डी इज यूज्ड ओनली फॉर ऑप्टिकल रोटेशन इन ओल्ड टेक्स्ट, बट इन न्यू टेक्स्ट ये। अब यहाँ देखिए हमने टार्टरिक एसिड के कितने आइसोमर बनाए, 3। ठीक है, प्लस टार्टरिक एसिड, माइनस टार्टरिक एसिड है, मीसो टार्टरिक एसिड, विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इसमें नहीं होती है। तो अब ऐसे दो कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं और एक दूसरे की मिरर इमेज हैं आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। क्या कहलाते हैं, इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स पूरे आइसोमेरिज्म में ओनली ऑप्टिकल आइसोमर्स ही हो सकते हैं। इनैंशियोमर्स कैन बी ओनली ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ऐसे दो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, इनैंशियोमर्स। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इनैंशियोमर्स जरूर पूछा जाता है हर बार। इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स या मीजोफॉर्म, तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख के रख लीजिए। ठीक है, इनैंशियोमर्स किसे कहते हैं, विद एग्जाम्पल समझाइए। एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, इससे बेस्ट कोई एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, एक और दूंगा अभी, क्योंकि यहाँ मुझे कायरल भी पढ़ाना था, मीजोफॉर्म भी पढ़ानी थी कि कायरल होने के बाद भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं भी हो सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड है, और भी बहुत सारे। ठीक है, अब ऐसे दो आइसोमर्स जो स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं, जो क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं, लेकिन मिरर इमेज नहीं है, क्या कहलाएंगे, डायस्टीरियोमर्स। ऐसे दो आइसोमर्स जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, those stereo isomers which are not mirror images of each other are called what, डायस्टीरियोमर। याद रखिएगा, डायस्टीरियोमर। क्वेश्चन आता है ये, इसमें मैं समझाऊं, क्या ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायस्टीरियोमर। क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, नहीं, ओनली ये दो एक दूसरे के मिरर इमेज। ठीक है, तो ये दो तो इनैंशियोमर्स होंगे, लेकिन दिस एंड दिस विल बी डायस्टीरियोमर्स। फॉर एग्जांपल, डायस्टीरियोमर्स का एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, जो कि जनरली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो देना जरूरी है। क्या ये कई कंपटीशंस में पूछा जाता है बेटा, और क्योंकि डायस्टीरियोमर्स का कंसेप्ट ऑप्टिकल में ही आता है, इसलिए कंफ्यूजन बच्चों में बना रहता है। ये मैं स्पेशली बताता हूं बेटा, क्या ये
ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं कि नहीं है? एक सिस है, एक ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने बताया ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपका एक तो कन्फर्मेशनल आता है, एक कॉन्फ़िगरेशनल। ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल इज कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल जो होता है वो क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि ओवरऑल ये सभी क्या है? स्टीरियो आइसोमर। तो ये दोनों आइसोमर्स भी एक दूसरे के क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स हैं। लेकिन क्या मिरर इमेज है? नहीं है ना। तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इनेंशियोमर्स ओनली ऑप्टिकल होंगे, ठीक है, लेकिन डायस्टीरियोमर्स ऑप्टिकल भी हो सकते हैं और ज्योमेट्रिकल भी हो सकते हैं, इवन कन्फर्मेशनल भी। जितने भी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं वो मिरर इमेज नहीं होते हैं, यानी वो एक दूसरे के क्या होते हैं? डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर जितने भी होंगे एक दूसरे के, वो सब एक दूसरे के क्या होंगे? डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल में इनेंशियोमर्स भी होंगे और डायस्टीरियोमर्स। याद रखिएगा, याद रहेगी। ठीक है, आगे बढ़े। तो अभी मैंने कुछ चीजें एक्सप्लेन की। क्या इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स के अलावा डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, और मीजोफॉर्म क्या होती है। मीजोफॉर्म क्या होती है, किसी को याद है? वो फॉर्म जिसमें कायरल कार्बन तो हो लेकिन प्लेन होने की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाए उसकी, उसको बोलते हैं मीजोफॉर्म। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। तो ये कंडीशंस वाली बात क्लियर हुई। ये दो बातें मैंने छोड़ दी, कायरल प्लेन और कायरल एक्सिस वाली बात। क्यों छोड़ी? क्योंकि इसके एग्जांपल्स अभी आपके उसमें है नहीं। बता देता हूं। वैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई मॉलिक्यूल जो है, चलो एक एग्जांपल बता दूं, कायरल प्लेन वाला एक बता देता हूं, थोड़ा कठिन होगा, टाइम लेगा वो, चलो कोई एक एग्जांपल चलो बताइए। इसका बेस्ट एग्जांपल कायरल प्लेन वाला जो है वो एलीन्स है, और कायरल एक्सिस वाला जो एग्जांपल है वो हेलिकल कंपाउंड। कई कंपाउंड ऐसे हेलिकल होते हैं। स्प्रिंग देखिए आपने, देखिए ऐसे इस शेप में कई कंपाउंड्स भी चेन बनाते हैं स्प्रिंग शेप में, जैसे डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ा आपने। तो ऐसे और कंपाउंड भी होते हैं जिनमें हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और हेलिकल स्ट्रक्चर की मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज कभी भी नहीं होती, जबकि उसमें कायरल कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जितने भी हेलिकल कंपाउंड्स होंगे वो इसमें काम करेंगे, वही काम जो टार्ट्रिक एसिड करता है, क्लॉकवाइज या करेंगे। ठीक है, एक स्प्रिंग लेना ऐसे वाला, ठीक है, जिसमें क्लॉकवाइज चला हो, और एक लेना ऐसे वाला, दोनों को कभी मैच करने की कोशिश करना नहीं करेंगे, अलग रहेंगे, नहीं मैच करेंगे। चूड़ी होती है ना, चूड़ी, नट में चूड़ी होती है, वो या तो क्लॉकवाइज होती है या क्लॉकवाइज वाला अलग होगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला वो कभी मैच नहीं करेगा, क्योंकि आप समझ गए, वो दोनों एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है, वो मैच नहीं करेंगी। तो वो किसका एग्जांपल है? कायरल एक्सिस का, जो तीसरा एग्जांपल है। जितने भी मॉलिक्यूल स्प्रिंग शेप के होंगे उनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ कायरल प्लेन का, शॉर्ट में ही बताऊंगा ऐसे ही। ठीक है, शॉर्ट में क्या है आपका, इस तरह के कंपाउंड होते हैं कई, जिनको बोलते हैं एलीन्स। जैसे डबल बॉन्ड कंटिन्यू, तो इन कंपाउंड का नाम होता है एलीन, और इसमें इधर ए इधर बी, यहाँ इतनी सी रिक्वायरमेंट होती है कि ये दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? अलग, इधर ए इधर बी, ये दोनों आपस में सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, आपस में हो चलेगा। अगर इस तरह के कंपाउंड हैं, ठीक है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि इसमें एसिमेट्री होती है। एसिमेट्री कैसे होती है इसको मैं समझाऊं तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये ऐसे होते हैं, ये दो कार्बन ऐसे होते हैं, इसका ए इधर होगा बी इधर होगा, इसका ए इधर होगा बी, तो दोनों प्लेन में कट नहीं हो पाते, सिमेट्री नहीं आ पाती है। ऐसे करके एक, ये दोनों ऐसे हो सकते थे ना सीधे सीधे, तब तो सिमेट्री आ जाती, लेकिन एक ऐसे होता है तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर होता है। ये आप समझ रहे हैं, इसका ए बी बोर्ड के प्लेन में होगा, तो इसका ए बी कैसे होगा? अबव एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, तो ये कायरल प्लेन कहलाता है। इसलिए क्या कहलाता है? कायरल प्लेन। दीज कंपाउंड्स आर आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है ये भी, कायरल प्लेन वाला क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बेटा एक इंटरेस्टिंग चीज की। डू यू नो ग्लूकोज? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पता है? थोड़ा बहुत
किसी को पता हो सकता है क्योंकि 12th में होता है कार्बोहाइड्रेट, है पढ़ा है। चलो मैं बता देता हूँ, CHO COH H H OH OH H OH H and CH2OH. Can you tell me how many chiral carbons are there? कितने chiral carbon है? How many chiral carbons? 4. 1, 2, 3 and 4. ये नीचे और ऊपर का कार्बन छोड़ के बाकी सभी chiral है, ठीक है। अब 4 chiral कार्बन है, तो क्या आप बता सकते हैं हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी इन दिस कंपाउंड? अब हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्वेश्चन भी आता है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, कितने chiral कार्बन हो तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बन पाएंगे, कितने बन पाएंगे? ग्लूकोज के कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते होंगे? फॉर्मूला इज 2 to the power n। n इज नंबर ऑफ chiral कार्बन्स। ये कब? ये तब लगेगा फॉर्मूला जब मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हो, यानी एसिमेट्रिक का मतलब ऊपर से अलग और नीचे से अलग, जो कॉर्नर्स हैं वो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो। फॉर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल 2 to the power n से हमारे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकल जाए। बताओ कितने होंगे? 2 to the power 4 equals to 16। आया अभी तो क्लास के बाद। ग्लूकोज हैव हाउ मेनी आइसोमर्स? 16। दो तो मैंने आपको बताए थे, क्या ये डी ग्लूकोज है, ये क्या है? तो ये अगर प्लस डी ग्लूकोज होगा तो दूसरा भाई इसका क्या होगा? दूसरा भाई होगा इसका माइनस डी। दो तो हमें पता है। उसके अलावा मेनूज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज नहीं, लैक्टोज अलग है, लैक्टोज डाइसैकेराइड है, ये मोनोसैकेराइड है। जैसे माल्टोज, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है, ये सब क्या है? डाइसैकेराइड। लैक्टोज जो होती है मिल्क में होती है। लैक्टोज कहाँ होती है? मिल्क में जो शुगर होती है दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो दो मॉलिक्यूल बनते हैं, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। गैलेक्टोज इसके 16वें में से एक भाई है। जैसे एक भाई है, दूसरा भाई इसका माइनस डी ग्लूकोज, और एक भाई इसका क्या है? गैलेक्टोज है। गैलेक्टोज भी प्लस डी माइनस डी। ऐसे ही एल ग्लूकोज होगा, प्लस एल। एल कैसे होगा? खाली इस OH को इधर कर दीजिए, खाली इसको, बाकी सबको यहीं रखिए, तो ये क्या हो जाएगा? एल ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? एल ग्लूकोज। समझ में आई बात? ठीक। तो ऐसे बहुत सारे आइसोमर्स बनते हैं। तो अब अगर कंपाउंड एसिमेट्रिक है, आपने इतना ही पता करना है कि कायरल कार्बन कितने हैं, आपको पता चल जाएगा हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर गोइंग टू फॉर्म, कितने बनेंगे। ठीक। लेकिन अगर ऐसा है जैसे ये देखें, अब थोड़ा मैं आप लोगों को कंफ्यूज कर देता हूं, कर दूं? अब इस कंपाउंड का पता करना है कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो कायरल कार्बन कितने हैं? 2 है ना? 2 है ना? तो इसके कितने बन सकते हैं? ये तो खुद में मीजोफॉर्म है, लेकिन कितने और बन सकते हैं इसी के, तो ये देखना है। ये तो खुद में ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, लेकिन इसमें चेंज करके तो बन सकता है ना ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो 2 हैं, तो 2 to the power 2 कितने बनने चाहिए? कितने बताए थे मैंने? अभी बताए थे ना इसी के 3। गड़बड़ हो गई ना? क्यों हुई? क्योंकि ये एसिमेट्रिक नहीं है, ये क्या है? ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला अलग है। ठीक है, सिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला क्या है? अगर सिमेट्रिकल के लिए 2 फॉर्मूले हैं, फॉर इवन एंड ऑड। अगर कायरल कार्बन यानी कि n इक्वल्स टू इवन
इवन आता है, n इक्वल्स टू ऑड आता है। यहाँ n क्या है? इवन है। कितने हैं कायरल सेंटर? 2। ठीक है, तो इवन के केस में अलग फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑड के केस में अलग। तो फॉर्मूला बता देता हूँ बेटा, 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1, 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। तो नंबर ऑफ टोटल ऑप्टिकल आइसोमर या टोटल स्टीरियो आइसोमर फिजिकल ये होता है। इसमें से ये एक्टिव फॉर्म होती है, ये मीथो। इसमें दो तरह की फॉर्म बनी थी ना टार्ट्रिक एसिड में। जब भी सिमेट्रिकल हो जाएगा मॉलिक्यूल उसमें मीथो फॉर्म बनेगी। तो फॉर्मूले का ये वाला पार्ट किसको बताएगा? एक्टिव फॉर्म को। और ये वाला पार्ट किसको बताएगा? एक्टिव फॉर्म कितनी बनी थी? 2। और मीथो फॉर्म कितनी बनी थी? 1। ठीक है, ठीक है। जो एक्टिव फॉर्म होती है उसी की मिरर इमेज रखते हैं हम। जो इनएक्टिव फॉर्म होती है उसकी मिरर इमेज हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं। मिरर इमेज कंसीडर उसी की होती है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो अब ये लगा के देख लीजिए, 2 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर 2 बाई 2 माइनस 1। कितना आएगा आंसर? 2 प्लस 1 3। तो 2 एक्टिव और 1 इनएक्टिव मीथो। समझ में आया? नहीं आया? अब इसी में अगर ऐसा हो कि इसको हम और बढ़ा दें, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, ये हटा देता हूं मैं, ये हटा दूं, नोट कर लिया। 2 टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। ये कैसे आया मैंने बताया। ठीक है, ऑड के लिए भी यही फॉर्मूला होगा या वो वाला होगा? ऑड के लिए फॉर्मूला अलग है ना, बताने जा रहा हूं। ऑड में पहले बना देता हूं। जैसे इसी को हम एक्सटेंड कर दें, COH H एंड COOH एक्सटेंड कर दिया। कितने कायरल सेंटर हो गए? यहाँ 3 हो गए ना। तो 3 के लिए फॉर्मूला है टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1 बाई 2। ये दोनों, ये इसको ऐसे रखेंगे, ये दोनों मिल के बताते हैं एक्टिव फॉर्म और ये मीथो फॉर्म। ये दोनों, ये एक्टिव फॉर्म है, ये मीथो फॉर्म। इसमें ये n की वैल्यू 3 रख के देखिए क्या आता है। n की वैल्यू पूरे में 3 रखिए, क्या आएगा बताइए मुझे। पूरे को सॉल्व करके मुझे बताइए। और ये सॉरी, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, सॉल्व करके बताइए मुझे कितनी एक्टिव फॉर्म आ रही है, कितनी मीथो फॉर्म आ रही है। करिए 3 के लिए प्लस इक्वल टू, ये कितना आया एक्टिव फॉर्म 2 प्लस ये कितने आए 2। ठीक, n बाई 2 माइनस 1 बाई 2, 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 है 1 आएगा। 2 टू द पावर 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 1। हाँ 2 है, ठीक है, ठीक है, हाँ पावर 1 आएगी ना। हाँ ठीक है, ठीक है क्या 2 प्लस 2 आया। तो इसमें 2 एक्टिव फॉर्म होंगी और 2 मीथो फॉर्म। 2 मीथो फॉर्म कैसे होंगी ये बता देता हूँ। देखो मीथो फॉर्म वो होती है जिसमें से प्लेन बन जाए। तो एक तो ये बनी ही है प्लेन, जिसमें प्लेन कट ना हो वो एक्टिव फॉर्म होगी, और जिसमें प्लेन कट हो जाए, बीच से 2 हिस्से काट सके आप, वो क्या होगी मीथो फॉर्म। पहचान आ रही है? यही मीथो फॉर्म है। जैसे टार्ट्रिक एसिड की मैंने क्या बनाई थी मीथो फॉर्म, ऐसे इसको थोड़ा पलट दें हम। ये भी मीथो फॉर्म होगी, ये भी 2 इक्वल हाफ हो रहे हैं। देखो जैसा ऊपर वैसा ही नीचे हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो 2 मीथो फॉर्म हुई ना इसमें। तो ऐसे ही इवन और ऑड में आप अलग अलग नंबर ऑफ
यानी मीजोफॉर्म केवल लेकिन उसी में होगी। इस तरह का केस होगा कौन सा, अनसिमेट्रिकल वाला, देयर विल बी नो मीजोफॉर्म। जितनी भी फॉर्म्स होंगी सभी ऑप्टिकली एक्टिव होंगी, जैसे कि ग्लूकोज, ऑल फॉर्म्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, व्हाइल इन टार्टरिक एसिड इवन मेवलोनिक एसिड सब में मीजोफॉर्म होंगी, जो ऊपर और नीचे फंक्शनैलिटी इसमें सेम होंगे, ठीक है, तो मीजोफॉर्म बनेगी। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आया इतना। नाउ कमिंग ऑन टू द, आपको जो काम दिया है उस पर भी आ जाता हूँ, थोड़ा सा टाइम तो ओवर हो गया, ले लूँ थोड़ी देर और, इम्पोर्टेंट था या अगली क्लास में लेंगे, इम्पोर्टेंट है। मैं लेना एक चीज़ और चाह रहा था, RS नोमेनक्लेचर, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे परेशान दिखे मुझे कल परसों से, वो आपको काम दिया हुआ है ना, करा दूँ। RS नोमेनक्लेचर, आपको RS नोमेनक्लेचर में, RS नोमेनक्लेचर बेटा आप ही नहीं, आप तो अभी बच्चे हो, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो MSc वाले बच्चे भी हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं, क्या होगा, हाँ कब क्लॉक हो रहा है, कब एंटी क्लॉक हो रहा है। 2 मिनट दूंगा बेटा, ज्यादा नहीं, बहुत बेसिक में बता देता हूँ। RS नोमेनक्लेचर देखो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में 2 तरह के नोमेनक्लेचर यूज होते हैं, एक होता है रिलेटिव नोमेनक्लेचर और एक होता है एब्सोल्यूट। RS नोमेनक्लेचर इज एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर, और रिलेटिव जो होता है DL बताया, वो रिलेटिव है, वो रिलेटिव नोमेनक्लेचर है, ठीक है, और RS क्या है, एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव में फर्क बता देता हूँ। रिलेटिव में होता क्या है कि जैसे हम हैं तो मुझे, मेरी फैमिली को कोई जो जानता होगा ना, मुझे देखते ही कहेगा अरे तुम तो अपने भाई जैसे लग रहे हो, या तुम अपने पापा जैसे लग रहे हो, ऐसा अक्सर होता है ना, होता नहीं होता है। तो हम कहीं ना कहीं पिछले से मैच करते हैं ना, पक्का फैमिली के मेंबर थोड़ा थोड़ा मैच करते ही करते हैं। ऐसे ही कंपाउंड्स भी मैच करते हैं, कंपाउंड्स अपने एंसेस्टर से मैच करते हैं। तो हमने एक बना दी डी फैमिली, एक बना दी एल फैमिली। जो डी फैमिली से मैच कर रहा था उसको डी लिख देते हैं, जो एल फैमिली से मैच कर रहा था उसको एल। तो किसी स्टैंडर्ड से मैच करते हुए जब हम चलते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव कंफर्मेशन। और बिल्कुल किसी को लेके नहीं चलते हैं, उसी को देख के हम बताते हैं कि उसमें पोजीशन क्या है ग्रुप्स की, उसके हिसाब से बताते हैं तो एब्सोल्यूट होता है। जैसे रिलेटिव में डीएल का मैं थोड़ा सा फंडा बता दूं, डीएल यूज होता है कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स के लिए। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स। और कार्बोहाइड्रेट और अमीनो, कार्बोहाइड्रेट का खासकर, कार्बोहाइड्रेट में स्टैंडर्ड लिया जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या स्टैंडर्ड लेते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच करते हैं हम। किससे मैच करते हैं? देखो ऐसा ही तो था ग्लूकोज भी, बीच में CHOH बढ़ा रखे थे, यही तो था, ऊपर CHO नीचे CH2H। दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये डीग्लिसरॉल्डिहाइड कहते थे हम, और इसको कहते हैं L। कैपिटल याद रखिएगा, स्मॉल का मतलब डेक्स्ट्रो या लीवो होता है, और कैपिटल का मतलब होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, L ग्लिसरॉल्डिहाइड कैसे मार्क करते हैं हम? जैसे उसको मैंने कहा था ग्लूकोज को D, उसका एक सबसे नीचे ये CH2OH के बगल वाला अगर राइट में होता है तो इसके जैसा माना जाता है, लेफ्ट में होता है तो इसके जैसा माना जाता है, यानी कि इसका बच्चा है या इसका बच्चा है। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का बच्चा है या बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? देखो इसी में आगे बढ़ते हैं, CHO COH H COH H and CH2OH, दिस इज एरिथ्रोज। ये क्या है? एरिथ्रोज। ठीक है, एरिथ्रोज में क्या किया आपने? एक एक्स्ट्रा ऐड किया, बाकी नीचे का वैसे ही रहा, ऊपर भी वैसे ही है, बीच में एक ऐड कर दिया। ये किससे मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है ना। ठीक है, तो डी ये कहीं भी हो कोई मतलब नहीं है, खाली इसको देखना होता है। ऊपर वाला OH जो एक को छोड़ के कहीं भी हो कोई मतलब नहीं है, केवल एक को देखना है। तो डी और L ऐसे चलता है, समझ में आया? ऐसे ही इसका D, ये D एरिथ्रोज था, इसका बन सकता है L, इसको पलट दीजिए, L एरिथ्रोज बन जाएगा। ठीक है, ऐसे D एरिथ्रोज, L एरिथ्रोज, राइबोज। एक और बढ़ा दें तो आपने बायो वाले सब पढ़ते होंगे राइबोज। राइबोज क्या होती है? इसी का एक स्टेप बड़ा भाई है ये, जैसे राइबोज, D राइबोज। एक और बढ़ा दे तो ग्लूकोज, एक और बढ़ा दे तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स का खेल चलता जाता है, बढ़ाते जाओ, करते जाओ। ठीक है, समझ में आया?
तो डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज रिलेट किससे करना है? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, राइट? रिलेटिव कर डीएल नोमेनक्लेचर समझ में आया? आया? कुछ लोग ज्यादा हो गया। चलो अब आरएस पे आ जाते हैं। आरएस के लिए हम दो तरह के प्रोजेक्शन, बहुत जल्दी से कर रहा हूं बेटा, आरएस के लिए दो तरह के प्रोजेक्शंस यूज करते हैं। या तो हम यूज करते हैं फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन या हम यूज करते हैं फिशर प्रोजेक्शन। जैसे आपका ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है आपका, ये कायरल है, देखिए आप देख रहे हैं कायरल है ना, ठीक? कार्बन में होता क्या है, इसको बोलते हैं फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। फ्लाइंग वेज का मतलब समझिएगा, जो चार वैलेंसीज हैं, चारों जो डिफरेंट हैं, वो कैसे अरेंज हैं इसको देख लेते हैं। देखिए वो कैसे अरेंज हैं इसको हम देख लेते हैं। ये है टेट्राहेड्रल। अब क्या है, इसको हम प्लेन ऑफ द पेपर में ले लें, इन दो वैलेंसीज को। ये आपके पेपर के प्लेन में है, पेपर आपका प्लेनर होता है, ये दो तो पेपर के प्लेन में है, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द, और ये दो प्लेन में है। तो जो ये दो दिखाई जाती है प्लेन ऑफ द पेपर होते हैं, और एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। समझ में आया? अब इसी को हम फिशर में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि हर बार ये उबड़ खाबड़ बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसको ऐसे देख लीजिए और ऐसे सीधा कर दीजिए, तो ये क्या बन गया? प्लस। क्या बन गया? तो प्लस फॉर्म में बनाते हैं तो क्या बन जाता है? फिशर प्रोजेक्शन। ऐसे उड़ती हुई चिड़िया जैसा बना देते हैं तो क्या बन जाता है? फ्लाइंग। इसी से इन दो से हम आरएस नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है? फिशर प्रोजेक्शन या फ्लाइंग वेज। तो इसको पहले फिशर प्रोजेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। अब इसका हम फिशर बनाएंगे। देखिए इसको हम, ये बिलो द प्लेन है, इसको हम इधर लाएंगे, तो कभी भी ये जो ये वाली लाइन होती है, इसमें हम बीच में कार्बन रखते हैं, और जो प्लेन ऑफ द पेपर में होते हैं वो ऊपर और नीचे। तो इसको हम ऐसे अगर देखेंगे सामने वाले से, तो ऊपर कौन दिखेगा? H, और नीचे कौन दिखेगा? CH3। तो H एंड ये रख दिया, और इस साइड कौन दिखेगा? OH, और इधर कौन दिखेगा? ऐसे करके इमेजिन करके आपको बनाना होता है। अब हमने क्या करना है, हमने नंबरिंग करनी है सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग। सीक्वेंस रूल क्या कहता है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसकी प्रायोरिटी कम, ठीक है? ओके। अब जब ऐसा हो जाए कि कोई ग्रुप डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसको दो बार जुड़ा हुआ मानेंगे। डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो दो बार, ठीक है? और अगर कोई दो एटम सेम जुड़े हैं तो प्रायोरिटी नेक्स्ट एटम से जुड़ी। वैसे ऊपर भी C है, नीचे भी C है, तो प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे उसके अगला कौन है, अगले से प्रायोरिटी डिसाइड होगी, ठीक है? तो सीक्वेंस रूल समझिएगा। अब इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी बताइए? 1 की। जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी उसको 1 लिखेंगे। 2 कौन आएगा? ये 3, और ये हो गया 4 लिखते नहीं, जनरली छोड़ देते हैं, कंफ्यूज करता है, ठीक है? तो जो छूटा होगा वो 4 होगा। लिखिए मत कभी भी, मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो 4 मत लिखिए, ठीक है? अब आपने रोटेट करना है 1 से 2 3, 1 से 2, तो ये या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान यहाँ दो चीजों का देना है। जो फोर्थ प्रायोरिटी है, क्या फोर्थ प्रायोरिटी, अगर वो इस लाइन में है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? किसमें? हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो क्लॉकवाइज आपका क्या होगा? R, और एंटी क्लॉकवाइज आपका क्या होगा? S। अगर फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है? हॉरिजॉन्टली है, या इधर या इधर, ठीक? लेकिन अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल में है तो ठीक इसका उल्टा। अगर वर्टिकल में होगी, ये किसके लिए? फोर्थ आपने केवल देखनी है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। फोर्थ कहाँ है सिचुएटेड? हॉरिजॉन्टल में है तो अलग, और हॉरिजॉन्टल में होगा तो क्लॉकवाइज R और एंटी क्लॉकवाइज S। लेकिन यहां उल्टा हो जाएगा, नीचे वाले में आप देख रहे हैं उल्टा हो गया, क्लॉकवाइज S और एंटी क्लॉकवाइज R, ठीक है? तो अब ये बताइए मुझे, ये S है या R है?
एस है, क्या है, ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ये आपने देखना है फोर्थ नंबर इधर आ रहा है या इधर आ रहा है, इधर आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग, इधर आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग, बस इतना सा ध्यान देना, ठीक है। कोई दिक्कत, पक्का हो जाएगा। अब यही चीज इस पे कैसे अप्लाई करेंगे, यही चीज इस पे ऐसे अप्लाई करेंगे कि अगर फोर्थ आपका इधर कहीं चला गया इन दोनों में, तो इसके अकॉर्डिंग इन दोनों में आया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अकॉर्डिंग। ये देखिए ऊपर नीचे कौन जाते हैं, ये ऊपर नीचे जाते हैं ना, आपको पता है ये कहाँ, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, ये दाएं बाएं होंगे, ठीक। तो फोर्थ अगर दाएं बाएं है तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर फोर्थ इधर आ जाए तो वर्टिकल मानेंगे और चिड़िया में आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल मानेंगे। इतना सिंपल है। आप इसके अकॉर्डिंग आरएस नोमेनक्लेचर अपना सॉल्व कर लीजिए और कॉपी चेक करा लीजिए। कई सारों को मुझे लगता है उसमें दिक्कत आ रही है आरएस वाले में, मैं थोड़ी सी कंप्लेंट सुन रहा हूँ कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आ गया, कर लोगे। कायरल कार्बन का आर या एस डिसाइड करना बच्चों का खेल है, आप कर लोगे। 1 2 3 डिसाइड करिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखिए, आर और एस लिख दीजिए। किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो दोनों के लिए आर एस निकालेंगे और उसको आर आर एस एस, दो है मान लीजिए तो आर आर, ठीक, या आर एस, तो 2 बार निकालेंगे आप। 3 है तो 3 बार और 3 बार लिखेंगे, यानी जितने कायरल कार्बन होते हैं हर एक के लिए आर एस निकाला जाता है। समझ में आया? दैट्स ऑल, थैंक यू। आप लोग एक काम कर दो बेटा, लेट हो